As you know, we are continuing with the lecture series of polity. We have already completed historical background, our first chapter. Now we moved to second chapter, which is making of the constitution. Constitution making अपने में ही एक लॉन्ग प्रोसेस था, बट उसका एक अपना बैकग्राउंड था. ऑल ऑफ अ सडन 1947 में 4 इंडियन लीडर्स ने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का सपना नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन अपने एग्जिस्टेंस में नहीं आ गया. इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है उसमें ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है. इंडियंस ने अपनी तरफ से पहली बार जो एफर्ट मारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, खुद अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो था नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई. ब्रिटिश ने इंडिया को रूल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट्स, ये एक चैनल था या चेन थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की. इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंडिया 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में रूल करा गया बाय द ब्रिटिशर्स, और इंडियंस का एक्सपीरियंस टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से बना. उनको कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस वहीं से समझ में आई. फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअल राइट्स की इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस उनको वहीं से समझ आई. और इसीलिए उनकी मेजर डिमांड थी ब्रिटिशर्स से, अपने नेशनल मूवमेंट को जो प्रमोट कर रहे थे उसमें, कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की अनुमति दी जाए. वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस खुद बनाएं, उसमें मेंबर्स इंडियंस खुद हों और वो खुद अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तैयार करें. आइए उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को हम समझते हैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द क्लाइमैक्स ऑफ द पिक्चर, दैट इज 1949 enactment of the constitution. For the very first time, M.N. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे, स्वराज पार्टी के मेंबर थे. इन्होंने बोला कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हमेशा से रही, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी अलग से या ब्रिटिशर्स खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, ये फ्रेमवर्क, ये डिमांड कभी सामने रखी नहीं गई. पहली बार 1934 में M.N. रॉय ने ये डिमांड सामने रखी कि इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. उसका वो डिमांड सामने रखी M.N. रॉय ने 1934 में. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ईयर क्वेश्चंस इसी हिसाब से आता है. पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब रखी गई, ईयर, किसने रखी, किस पार्टी ने रखी. ठीक, 3 फैक्ट्स आपके लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में. अगला पॉइंट देखें. हमें पता है कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरी तरीके से फंक्शनिंग था इंडियन नेशनल कांग्रेस के. इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट इक्विवेलेंट थे. बहुत सारी आइडियोलॉजीज, बहुत सारी पर्सनालिटीज, बहुत सारे व्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी. इसीलिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज भी इसी में देखने को मिलते थे, जहां पर एक तरफ लिबरल, सेकुलर्स, कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ हिंदू महासभा जैसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे. ठीक है. पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. अगर आपको यह क्वेश्चन मिलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब रखी, तो वो ईयर है 1935. दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पार्टी to put forward the demand of a constituent assembly for framing the constitution of India. ये स्टेटमेंट अपने में गलत है, क्योंकि 1935 से पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रख दी थी. ठीक, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं. पहली बार इंडियंस की डिमांड फॉर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट की ब्रिटिशर्स ने इन दी अगस्त ऑफर ऑफ 1940. अगस्त ऑफर जो था वो एक्चुअली ब्रिटिश की तरफ से एक प्रपोजल था
जिसमें इंडियंस की डिमांड को पैसिफाई करते हुए उनके साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए कोऑपरेशन की बात रखी गई कि आपकी डिमांड्स हम पूरी करेंगे, हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़ाई है उसमें कंट्रीब्यूशन की डिमांड आप पूरी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल्स अंडर ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर जो था वो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी इन दी 1940 मंथ ऑफ अगस्त, जिसमें ये एक्चुअली वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स along with USA, along with फ्रांस वो फाइटिंग इवन सोवियत यूनियन। अभी लेकिन 1940 का टाइम है, सोवियत यूनियन ने ज्वाइन नहीं की वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये जो 3 पार्टीज थी ये एक्चुअली लड़ रही थी। यूएस भी अभी शायद फोर फ्रंट पे नहीं था क्योंकि वो इनडायरेक्टली एम्यूनिशन सपोर्ट कर रहा था, राशन सपोर्ट कर रहा था इन यूरोपियन पावर्स को। बट ब्रिटेन और फ्रांस मेजर पावर थी यहाँ पे जो लड़ रही थी किसके अगेंस्ट? जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट। इस टाइम इंडिया जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पोजीशन ब्रिटिश का, उसके ऊपर जापानीज इन्वेजन का थ्रेट मंडरा रहा था और इंडिया का सपोर्ट, स्पेशली इंडियन लीडर्स का सपोर्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का सपोर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट ब्रिटिश के लिए बहुत ज़रूरी था टू सिक्योर, टू प्रोटेक्ट दिस कॉलोनियल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश। यूएस ने भी काफ़ी प्रेशराइज कर रखा था ब्रिटिश को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट का सपोर्ट आपको चाहिए, इंडिया का सपोर्ट आपको चाहिए, उसके लिए उनसे बात की जाए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्रपोजल आया सबसे पहले 1940 में। इसमें उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया वो देखते हैं। सबसे पहला जो प्रपोजल आया वो था डोमिनियन स्टेटस का, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है वो है डोमिनियन स्टेटस, फ्रीडम बट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जैसी कॉलोनीज थी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो ऑटोनॉमस कॉलोनीज हैं बट कॉलोनीज हैं किसकी? ब्रिटिश की। तो कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी नहीं आ रही थी, सुपरमेसी भले ही हो, ठीक। तो डोमिनियन स्टेटस का जो बात कर रहे थे ये बहुत पहले कर रहे थे। ये कॉलोनीज जो स्टेटस में काम कर रही थी वो स्टेटस में जो काम होना चाहिए था वो स्टेटस की डिमांड 1910 में की गई थी, 1910s में की गई थी, जब हमारे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने, उन्होंने जब स्वराज की बात की थी तो एक्चुअली वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। बट कांग्रेस ने जब 1929 लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज की बात की, देन एट दैट टाइम दे वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया in the hands of the Indians, not any supreme power having some authority in the hands of someone else. No, we wanted sovereignty, not supremacy. We did not want anyone else to direct us what to do and what to not do. We wanted our own decisions to be taken by ourselves. ये डोमिनियन स्टेटस इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिस्कार्ड कर दिया था बहुत पहले, और 1940 के अगस्त ऑफर में जब डोमिनियन स्टेटस की बात की तो उसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिस्कार्ड कर दिया। अगला क्या प्रपोजल था? एक्सपेंशन ऑफ वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हमने देखा था कि 1909 के बाद 1909 के आसपास जब सत्येंद्र सिन्हा पहली इंडियन मेंबर हुए जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करते थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पढ़ा था ये चीज़। अभी वो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग का काम करती है, उसमें और ज़्यादा इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट लाने की बात की गई, बढ़ाने की बात की गई। लेकिन अगेन बात वही थी कि हम अब किसी आउटसाइडर के अंदर काम ही नहीं करना चाहते थे। तो ये स्पेसिफाई करना कि हमको ठीक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स बढ़ा देते हैं और रूल कंटिन्यू करें, तो रूल कंटिन्यू तो हो नहीं सकता, ब्रिटिश की प्रेजेंस तो हमको अब चाहिए नहीं, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो ये पॉइंट भी गया। Establishing a constituent assembly, yes, major demand of Indian National Congress and other major political parties कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए। अगस्त ऑफर में एक बहुत ही हल्के फुल्के टर्म्स में बात की कि ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसके मेंबर्स मेनली इंडियंस होंगे। कितने होंगे, कैसी होगी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टर्म क्या होगा, मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा,
कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग पार्टीज का, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग रीजन्स का, प्रोविंसेस के लिए क्या पावर होगी, यूनियन की क्या पावर होगी, ये कोई भी एलिमेंट यहां पे ऐड ऑन नहीं किया गया। तो एक्चुअली ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही लाइट मैनर में आपसे कहा गया ठीक है ठीक है ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जिसमें मेनली इंडियंस होंगे, जो आपके जिसके थ्रू आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, ठीक। बट यस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पहली बार इसी अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट की गई, बट वो कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं दे रही थी। तो एक रीजन ये भी था इसको डिस्कार्ड करने का। इस अगस्त ऑफर में एक एलिमेंट और जोड़ा गया। मुस्लिम लीग भी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है, अब तक काफी सारा एरिया कवर कर रही है। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस है, ये सारा एरिया अच्छा खासा इन्फ्लुएंस में है मुस्लिम लीग के। उन्होंने भी ब्रिटिश से जब बात की उस मैनर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया मुस्लिम लीग ने अपने आप को वहां पे और अपने इंटरेस्ट की बात की। उन्हीं से निकल के आया यह प्रोविजन कि ऐसा है कि मुस्लिम्स या माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऊपर रखा जाए। यहां पे माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, माइनॉरिटीज यानी सारे माइनॉरिटीज, उसमें SC ST सिख बुद्धिस्ट जैन सारे माइनॉरिटीज आते हैं। बट क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है और एक सेपरेट मेजर पॉलिटिकल पार्टी उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनका से ज्यादा है, ठीक है। उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए एक वर्चुअल वीटो प्रोवाइड किया गया किसको? मुस्लिम लीग को। क्या बोला गया? नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को यह खतरा था कि कल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, अब मैं बात करता हूं माइनॉरिटीज की, तो आप समझिए मुस्लिम लीग का यह कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने में एक हिंदू पार्टी है, इंडिया इटसेल्फ इज अ हिंदू कंट्री, मेजॉरिटी हिंदूज है। ऐसे में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वो हिंदूज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, मुस्लिम्स का नहीं। उनकी इस डिमांड को पैसिफाई करने के लिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा अभी भी मुस्लिम लीग जो एरिया रिप्रेजेंट कर रही है वो इंडिया का ही है, ठीक। और ब्रिटिश को पूरे इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए, फिर वो चाहे हिंदूज के द्वारा डोमिनेटिंग हो या फिर मुस्लिम के द्वारा इनहैबिटेड डोमिनेटिंग हो, बट कोऑपरेशन चाहिए फुल एरिया का। उस केस में केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटिस्फाई करना सफिशिएंट नहीं था, मुस्लिम लीग को भी सेटिस्फाई करना जरूरी हो गया था। और इसलिए ये क्लॉज माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन, इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन का क्लॉज डालना मुस्लिम लीग को भी पैसिफाई करने के लिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कुछ ना कुछ इशू रहा, जैसे डोमिनियन स्टेटस का इशू था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो थी वो भी मानी गई लेकिन कोई क्लियर पिक्चर नहीं दी गई। कई सारे और फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से अगस्त ऑफर 1940 अपने में फेल हो गया। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन खराब होती जा रही है। जापान बिल्कुल हमारे म्यांमार पे आ चुका है, बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच चुका है। 1935 में हमने देखा कि बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया। एक बार अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हाथ से चला जाता तो डेफिनेटली ब्रिटिश के पास फिर वो चिकन नेक ही रह जाता, फिर कोई बड़ी चीज नहीं थी कि धीरे धीरे उनका इंट्रूजन अंदर हो जाए मेजर इंडियन टेरिटरी में, तो बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना जरूरी था। और दूसरी तरफ वॉर भी अपने पीक पे पहुंच रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था ब्रिटिश के ऊपर। बाकी जो पार्टनर्स थे ब्रिटेन के, यूएस अब मेजर पार्टनर हो चुका था, मेजर इन्वॉल्वमेंट आ चुका था यूएस का वर्ल्ड वॉर 2 में। फ्रांस, इन सब ने प्रेशराइज करना शुरू किया कि इंडिया का कोऑपरेशन जरूरी है, जल्दी करो जल्दी करो। और उसी कोऑपरेशन को लेने के लिए एक और पासा फेंका गया। आइए, कम टू द टेबल, let's discuss your demands and let's settle down our proposals। क्रिप्स साहब, स्टेफर्ड क्रिप्स हमारे ब्रिटिश कैबिनेट के रिप्रेजेंटेटिव कहिए, ये मेंबर हैं ब्रिटिश कैबिनेट के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अपने कुछ प्रपोजल्स लेके आए हैं यहाँ पे। क्या है ये क्रिप्स मिशन 1942 और उनका प्रपोजल? इसने पहली बार बोला कि प्रोविजन फॉर अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिप्स मिशन ने बोला कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट की थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेमवर्क क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, प्रोसेस क्या होगा उसकी फंक्शनिंग का, कुछ पता नहीं था। क्रिस मिशन एक स्टेप आगे बढ़ा, उसने बोला कि इंडिया के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रपोजल था वो पहली बार क्रिप्स मिशन में एक्सेप्ट किया गया या दिया गया, मेंशन हुआ। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। सेकंड, दूसरी चीज जो पहली बार हुई, फर्स्ट प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय क्रिप्स मिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पहले भी अगस्त ऑफर में हो चुकी है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की काम करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यह पहली बार क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना रहे हो वो काम क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम करेगा, ठीक है। अब जरा प्रपोजल्स देखते हैं क्रिप्स मिशन के कि क्रिप्स मिशन कैसे कैसे पासे फेंक रहा है, ठीक है। पहला प्रपोजल इन्होंने दिया, अगेन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस। सेम अगस्त ऑफर वाला प्रपोजल यहां पे रिवाइज हुआ, डोमिनियन स्टेटस। इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन द यूएन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। यानी WTO भी आएगा, IMF भी आएगा, जिसे हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी जब आएंगे तो उनमें इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए या खुद डिसीजन लेने के लिए कि वेदर इट हैज टू पार्टिसिपेट और नॉट, वो फ्री है, ब्रिटिश नहीं बताएगी उसको। बट स्टेटस डोमिनियन स्टेटस, स्टेटस इंडिपेंडेंट का नहीं है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नहीं है, अभी भी एक डोमिनियन बनाया जाएगा जो किसके अंदर काम करेगा, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। दूसरा, वॉर जब खत्म होगी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो काम क्या करेगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देगा, किसको, इंडिया को। यहां पर क्रिप्स मिशन में पहली बार यह बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे कैसे, आएंगे कैसे, कंपोजिशन क्या होगा, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, वो पहली बार यहां पे डिस्कस की गई। मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वुड बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। पार्टली इलेक्टेड, कैसे इलेक्टेड होंगे, क्या डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स उनको इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रपोजल में डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं की गई टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एवरीवन फ्रॉम अगस्त ऑफर ने तो की भी नहीं थी, क्रिप्स मिशन ने भी, और आगे जब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन ने भी केवल इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी। पार्टली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, कौन से मेंबर्स, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स करेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स कैसे होंगे, कहां से आएंगे और किस प्रोसीजर से आएंगे। प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको वहां के जो लोकल प्रिंसेस होते हैं वो नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन है यहां पे कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनके मेंबर्स, उनकी असेंबली के मेंबर्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, ठीक है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात हो गया। और प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे उनको उन प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स, प्रिंसेस, प्रीमियर्स खुद नॉमिनेट करेंगे, ठीक। एक और चीज यहां पे है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आएंगे। मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस में जैसे जैसे मेंबर्स, जैसी जैसी उनकी कंपोजिशन, जैसे जैसे उनका एरिया, जैसे जैसे उनकी असेंबलीज की स्ट्रेंथ होगी, उसी हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पे होगा। यानी अगर कोई प्रोविंस छोटा है तो उसकी असेंबली भी छोटी है, तो उसमें मेंबर्स भी कम है, तो उसकी स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम होगी। लेकिन अगर कोई प्रोविंस बड़ा है, उसकी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली बड़ी है, तो उसमें मेंबर्स भी ज्यादा हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन फिर ज्यादा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सेकंड चीज, ब्रिटिश प्रोविंसेस या लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है,
यूनियनिस्ट पार्टी है, लेबर पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मुस्लिम लीग है, अलग अलग मेंबर्स होंगे इन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए असेंबलीज में, प्रोविंशियल असेंबलीज में। ये जब अपने मेंबर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ प्रोविंसेस में ज्यादा होगी वो ज्यादा मेंबर भेजेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मान लीजिए अगर हम यूनाइटेड प्रोविंस की बात करते हैं, ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करते हैं और यहां पे दो पार्टीज मेजर हैं, एक आईएनसी और एक मुस्लिम लीग। बाकी ये एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और उसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। इन दोनों पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन उस यूनाइटेड प्रोविंस की असेंबली में है, ठीक। जब ये पार्टीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे तो जिनकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वही मेंबर ज्यादा, वही पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे। आईएनसी के अगर मान लीजिए 106 मेंबर्स हैं और मुस्लिम लीग के 90 रिप्रेजेंट असेंबली मेंबर्स हैं, तो किसका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादा होगा? आईएनसी का। और किसका कम होगा? मुस्लिम लीग का। इसी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जितनी आपकी स्ट्रेंथ उतना ही रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए, यही सेम कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का हम अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज करते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये बात ध्यान रखिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। चलिए, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी पार्टली इलेक्टेड, पार्टी नॉमिनेटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये सारे प्रोविजंस क्रिप्स मिशन में आए। क्रिप्स मिशन ने यह भी बोला कि जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी विद ओनली 2 कंडीशंस। दैट कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी सब्जेक्टेड टू 2 कंडीशंस। अगर आपको ऑगस्ट ऑफर याद हो, उसमें भी ब्रिटिश ने जो भी अपने प्रपोजल दिए थे वो कंडीशंस के साथ दिए थे। याद है, मुस्लिम लीग को स्पेसिफाई किया था माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट सेव करना। सेम कुछ प्रोविजोस या कंडीशंस इन्होंने यहां पे भी लगा दिए। वो क्या है? एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। ये बढ़िया चीज है भाई। अगर किसी प्रोविंस को यूनियन का पार्ट नहीं होना, उसे कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो क्या किया जाए? यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही है। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात आपको पता है कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ही बोला था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो। रेसिड्यूरी पावर्स समझते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट में जितने भी आइटम्स आते हैं उनके अलावा बचे हुए जितने भी आइटम्स होंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे रेसिड्यूरी पावर्स में आएंगे और वो रेसिड्यूरी पावर चला जाएगा यूनियन के पास। बट मुस्लिम लीग चाहती थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, प्रोविंशियल फ्रीडम हो, प्रोविंसेस के पास ज्यादा पावर हो और रेसिड्यूरी पावर भी इन्हीं प्रोविंसेस के पास जाए, ठीक। उसी को स्पेसिफाई करते हुए क्रिप्स मिशन ने यह प्रपोजल दिया कि अगर कोई भी प्रोविंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आपके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा ही लगेगा। वो चाहे तो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। यानी अगर 10 प्रोविंसेस छोड़िए, सारे के सारे प्रोविंसेस भी काउंट कर लें या एक प्रोविंसेस भी काउंट कर लें जो डिससेटिस्फाइड है, तो मतलब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाए और अलग प्रोविंस की तरह काम करे। सारा यूनियन एक तरफ, सारी इंडियन टेरिटरी एक तरफ, वो एक अकेला प्रोविंस एक तरफ। सेपरेशन, पावर डिवीजन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ये आप सोचिए किसकी जड़ें यहां पर लगाई जाने की कोशिश की गई कि ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात है या एक्चुअल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात है या डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट अ ट्रीटी टू अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड टू सेफगार्ड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये प्रोविजन अगेन वही सेम है जो ऊपर आपने अगस्त ऑफर में पढ़ा था कि माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट बचाना है, मुस्लिम लीग की डिमांड है। तो ये दोनों मेजर जो कंडीशंस लगाई गई वो मुस्लिम लीग की को स्पेसिफाई करने के लिए लगाई गई थी, ठीक।
ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। एक चीज और उन्होंने बोली, वॉर चल रही है, ऐसी सिचुएशन में डिफेंस जो है वो ब्रिटिश को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में ही रहेगा तभी सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इस सिचुएशन में अगर डिफेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस या किसी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को दे दिया गया तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया या इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल या फिर ब्रिटिश कॉलोनी को ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए यूज करना, वो कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम ब्रिटिश का इंडिया में रहने का सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा फैक्टर, फुलफिलिंग फैक्टर है, वो है डिफेंस, आर्मी, उस पे इनका कब्जा। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि डिफेंस जो है वो किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिश के। और गवर्नर जनरल की जो पावर है वो अभी भी वैसी ही रहेंगी जैसे पहले थी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स अभी भी वैसे ही वो इस्तेमाल करेगा जैसे वो पहले कर रहा था, उस पर कोई भी रोक नहीं हो सकता। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नर जनरल जो है वो पार्लियामेंट को रेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी, गवर्नर जनरल की ऑटोनॉमी की, गवर्नर जनरल के डिस्क्रिशन की। इसलिए यहां पे भी अभी तक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने क्यों क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया, उसका मेजर रीजन था कि मुस्लिम लीग अपनी डिमांड जो थी ऑटोनॉमस पाकिस्तान होने की या बनाने की, उस पर बहुत ज्यादा एडमेंट थी। वो उस डिमांड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। उसने बोला कि विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वॉट एवर यू आर प्रपोजिंग इज गुड, इज फाइन, बट फर्स्ट फुलफिल आवर डिमांड of having our own autonomous state with the name Pakistan. In that sense, once we have our own Pakistan, then two states, autonomous states, one Muslim dominating Pakistan, one Hindu dominating India, will come into existence. These two autonomous states will constitute their own constituent assemblies, which will be responsible for framing the constitutions for these टू ऑटोनॉमस स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस इस डिमांड पे नहीं है। ऑब्वियसली हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, हम किसी भी तरीके से इंडिया को तोड़ने से रोकना चाह रहे हैं। एंड तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वही किया। आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रोपोजल स्क्रिप्ट्स के भी फेल हुए तो 1945 में कैबिनेट मिशन आया। इसमें 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में, सारे कैबिनेट के मेंबर्स थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला। कैबिनेट मिशन ने आते ही सबसे पहले तो मुस्लिम लीग की जो डुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी, 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसको खत्म किया। उसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। डिड नॉट एक्सेप्ट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि कैबिनेट मिशन एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग 2 constituent assemblies for framing 2 different constitutions of 2 different autonomous states? बिल्कुल भी नहीं, उसने उस डिमांड को रिजेक्ट किया, ठीक। बट फॉरवर्डेड अ स्कीम विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। अच्छा साहब, कहीं ना कहीं दोनों को ही पैसिफाई करना था, तो चलो क्या डिमांड्स, क्या प्रपोजल्स लेके आए थे वो भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन एक चीज के लिए और इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैबिनेट मिशन आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स के बेसिस पे ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में एग्जिस्टेंस में आई। उसने ड्राफ्ट किया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1949 में एनेक्ट किया गया, और 1951 से हम रिपब्लिक हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में आ गया। तो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, इसी के फ्रेमवर्क पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। आइए, पहला तो फुल फ्लेज पाकिस्तान की डिमांड किसकी, मुस्लिम लीग की, डिस्कार्ड की गई। उन्होंने बोला नहीं, फुल फ्लेज पाकिस्तान नहीं, बट उसकी जगह उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज जो हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाए, हिंदू डोमिनेटिंग एरियाज जो हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाए, और बंगाल और आसाम का एरिया जहां पे मुस्लिम और हिंदू मिक्स्ड पॉपुलेशन है और जहां पे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं,
उस एरिया को एक सेपरेट सेक्शन या ग्रुप में डाल दिया जाए। इस प्रपोजल को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने 3 सेक्शंस बनाए या 3 ग्रुप्स जिसे आप बोल सकते हैं वो बनाए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जितने भी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वो डाल दिए गए। सेक्शन बी में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वो डाल दिए गए। और सेक्शन सी में केवल और केवल बंगाल और आसाम को डाला गया। ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, बट यहां पे भी एक लार्ज चंक ऑफ हिंदू पॉपुलेशन रहती थी, मिक्स्ड कल्चर था। ठीक है, तो उस चीज को कैरी ऑन करते हुए उन्होंने ये 3 डिविजन्स किए। ठीक है, अगला, ये आपके बोर्ड पे सामने और आपके पास जो पीडीएफ है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस कौन कौन से हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कौन से हैं, तो वो प्लीज आप देख लीजिएगा। अगला इन्होंने प्रपोजल क्या रखा, 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये 3 टियर एग्जीक्यूटिव कब से हो गया? अरे ये वो तो नहीं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक फेडरल में यानी यूनियन, एक स्टेट में और एक लोकल लेवल पे। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कैबिनेट मिशन ने इतनी पहले ही लोकल लेवल पे बात कर दी। बिल्कुल भी नहीं, ये वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी ये 3 टियर है। कैसे? इन्होंने बोला कि एक तो यूनियन हुआ, ठीक, और एक तो प्रोविंसेस या स्टेट हुए। ये तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा। फिर ये तीसरा टियर क्या है? तीसरा टियर ये जो सेक्शंस आपने पढ़े, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, उनकी बात कर रहा है। यानी कि ये 3 टियर बॉडी, 3 टियर स्ट्रक्चर, जिसमें यूनियन का अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन, सेक्शंस का अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और प्रोविंसेस का अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन होगा। ठीक है, जब उन्होंने ये सेक्शंस बनाए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो सेक्शंस हैं उनकी अपनी लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर भी होंगी, अपार्ट फ्रॉम यूनियन दैट इज हैविंग इट्स ओन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, एज वेल एज प्रोविंसेस व्हिच इज हैविंग इट्स ओन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। सेक्शंस के लेवल पे एक अलग से ही एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाया जाएगा। जो पर्टिकुलर सेक्शन, यानी अगर सेक्शन बी है तो सेक्शन बी का अपना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, अपना एक लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर होगा, जो इस सेक्शन के में आने वाले जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके लिए लेजिस्लेट करेंगे, उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, और इन प्रोविंसेस की अपनी खुद की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी होगी, जो पॉलिसीज अपनी अपनी प्रोविंसेस के लिए बनाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे। और इन सब के ऊपर एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा या यूनियन स्ट्रक्चर होगा जो इन सब के लिए एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेशन का काम करेगा। ठीक, इसीलिए बोला कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल, सेक्शनल एंड यूनियन लेवल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन क्रिस मिशन ने जो बोला था सेम चीज यहां पे रिपीट की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, सेम चीज इन्होंने ही बोली, पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, वोटिंग जो होगी वो 3 ग्रुप में होगी, यानी कि मेंबर्स को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। एक मुस्लिम सेक्शन हो गया, एक जनरल सेक्शन हो गया, और एक सेक्शन है सिख का। ठीक, जनरल सेक्शन में हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं, वो सब इसमें डाल दिए गए। मुस्लिम सेक्शन में केवल मुस्लिम्स रहेंगे, और सिख सेक्शन में केवल सिख रहेंगे जो हिंदूज में काउंट नहीं किए गए इस टाइम। ठीक है, आपको यह चीज जाननी है कि कैबिनेट मिशन का यह प्रपोजल एज इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेकिंग में एक्सेप्ट किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन था थ्रू प्रोविंशियल असेंबलीज बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और जो वोटिंग हुई थी वो इन 3 सेक्शंस में हुई थी। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स आएंगे वो आएंगे 292। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो होंगे उसमें 4 मेंबर्स आएंगे,
और प्रिंसली स्टेट्स जो होंगे वो अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स भेजेंगे, तो उनका नंबर होगा 93। ठीक है, अगला क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स जो होंगे वो ए बी सी 3 से आएंगे। हमने तीनों सेक्शन पढ़े। ये तीनों सेक्शन के जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग बैठेंगे, दे विल सिट सेपरेटली, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे प्रोविंसेस के लिए। और अगर उस टाइम पॉसिबल हुआ तो वो डिस्कशन आगे करते हुए अपने सेक्शंस के लिए भी यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। उसके बाद ये सारे मेंबर्स बैठेंगे, होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी तीनों सेक्शन कंबाइंड, वो तीनों सेक्शंस मिलके यानी उसके मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का या ऑल ओवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये। ठीक, अगली चीज इन्होंने बोला कि यूनियन के पास यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर होगा, जो टॉप पे होगा, यूनियन होगा, उसके पास आपको 3 पावर सरेंडर करनी है हर प्रोविंसेस को। क्या क्या होंगी? डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं या कोई और यूनिट जो यूनियन के अंदर काम कर रही है, उसके पास डिफेंस की अथॉरिटी नहीं होगी, उसको यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट होना है। उसके पास कम्युनिकेशन की अथॉरिटी नहीं होगी, वो भी यूनियन संभालेगा। और उसके पास एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि बाहर के साथ, बाहर किसी कंट्री के साथ, किसी प्रिंसली स्टेट के साथ, किसी किंगडम के साथ रिलेशन रखने की अथॉरिटी भी यूनियन की होगी, स्टेट्स की, प्रोविंसेस की, प्रिंसली स्टेट्स की नहीं होगी। ये अपने में एक अपनी ऑटोनॉमी छोड़ने की बात है, फ्रीडम छोड़ने की बात है। कैसे सरेंडर कर दे? अब अगर किसी प्रिंसली स्टेट के राजा को लगता है कि मंगोलिया में आम अच्छे हैं, लेट्स डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशन विद मंगोलिया, और उनको हमसे जो चीज चाहिए होगी हमसे ले लें, हमको उनसे जो चीज अच्छी चाहिए होगी वो हमारे प्रिंसली स्टेट के लिए हम उनसे ले लें, पर ये फ्रीडम तो हम सरेंडर कर रहे हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स या ब्रिटिश प्रोविंसेस ने, ब्रिटिश प्रोविंसेस तो ऑब्वियसली ब्रिटिश के अंदर है, उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते, बट प्रिंसली स्टेट्स तो ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी इतनी बड़ी पावर, अपनी डिफेंस की भी पावर वो सरेंडर कर दें? फिर सरवाइव कैसे करेंगे? एक्चुअली ये पावर्स वो पहले ही सरेंडर कर चुके थे। ये पावर्स उन्होंने कभी इंजॉय ही नहीं की, इसलिए उनको कभी इस चीज में ऑब्जेक्शन ही नहीं हुई। पैरामाउंसी की जब बात आई थी तो ये 3 पावर वो पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को सरेंडर कर चुके थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। अगली चीज, communal questions in the central legislature were to be decided by a simple majority of both communities present and voting। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेगी तो ऑब्वियसली हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, आपने देखा भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जनरल, मुस्लिम, सिख। ये अपने अपने इंटरेस्ट की बातें करेंगे। तो जब भी ऐसी कोई इंटरेस्ट की बात आएगी, पर्टिकुलर कम्युनिटी की इंटरेस्ट की बात आएगी, कम्युनल इंटरेस्ट की बात आएगी, तो उस पर डिसीजन कैसे लिया जाए? तो उन्होंने बोला जब भी ऐसी कोई कम्युनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ लिया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए आपके हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 250 है, ठीक, 250 का आधा हुआ 125, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाती है। अगर 125 प्लस 1 हो गया तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाती है। बट मान लीजिए 250 में से केवल 200 ही उस दिन प्रेजेंट है, तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपको 200 की ही मेजॉरिटी लेनी है। 200 की मेजॉरिटी कितनी होगी? 50%, दैट इज 100 प्लस 1। इतने मेंबर्स जो प्रेजेंट है वहां पे, उन्होंने वोट करके किसी भी मैटर में अपना फेवर या अपना रिजेक्शन शो कर दिया तो वो मैटर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। टोटल मेंबरशिप का जो भी मेंबर्स वहां प्रेजेंट है, ठीक है, उन प्रेजेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी ही सिंपल मेजॉरिटी का पार्ट होता है। उससे आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। उस टाइम जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी ही मेजॉरिटी वहां पे काम आती है। ठीक है, अगला प्रोविजन देखते हैं।
प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेसिडुअल पावर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और रेसिडुअरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ प्रोविंसेस, ये डिमांड थी मुस्लिम लीग की, और उन मुस्लिम लीग की ये डिमांड को यहां पे मान लिया गया। बट आगे हम पढ़ेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोविजन चल रहा था, फेडरलिज्म की बात आई, प्रोविंसेस की बात आई, और उस सिचुएशन को देखते हुए जहां पे कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल टेंशन बहुत ज्यादा है, डिफेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा है, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मानने का कोई भी प्रोविजन एक्सेप्टेबल नहीं दिखाई दे रहा था, और लॉजिकल भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाना जरूरत भी थी और मजबूरी भी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी पावर्स जो हैं वो सेंटर के हाथ में दी हैं, यूनियन के हाथ में दी हैं, और फुल ऑटोनॉमी की जो बात प्रोविंसेस को कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो यूनियन के कंट्रोल में प्रोविंसेस को लाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी देखी गई और वो बखूबी निभाई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लीजिए भाई, कैबिनेट मिशन ने साफ साफ कहा कि प्रिंसली स्टेट्स अब पैरामाउंट के अंदर नहीं है, नो पैरामाउंट, अब आप फ्री हैं। अब आपके अपने डिसीजंस हमसे पूछ के नहीं होंगे, आप खुद अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं। दे वुड बी फ्री टू इंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद सक्सेसर गवर्नमेंट्स और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई नई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आएगी, आप उनके साथ जो भी एग्रीमेंट करना चाहते हो करो, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई से नहीं होगा, ब्रिटिश क्राउन का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। आपकी पैरामाउंसी खत्म, सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन आपके ऊपर से खत्म, आपकी फ्रीडम आपको लौटा रहे हैं। फ्रीडम लौटा रहे हैं, अच्छी बात लगी, कितना अच्छा लगता है सुन के, आपको आपकी फ्रीडम लौटा रहे हैं। बट अभी हमने देखा कि उन्हीं प्रिंसली स्टेट से जो आइटम्स पहले लिए थे, जो पावर्स लिए थे, यानी डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, वो तो अभी भी नहीं दे रहे हैं उनको। तो एक्चुअली इट वॉज अ लॉलीपॉप जो प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया टू पुट एन स्माइल ऑन देयर फेस, जो फेक स्माइल होगी। ठीक है, आगे देखें। After first general elections, a province was to be free to come out of a group, and after 10 years, a province was to be free to call for a reconsideration of the group or the union constitution itself. यानी जो ग्रुपिंग है वो तो कर दी मुस्लिम लीग की डिमांड को पूरी करते हुए, लेकिन जो ग्रुपिंग है वो परमानेंट नहीं रखी। एक साल बाद अगर कोई प्रोविंस चाहे तो उसमें चेंजेस ला सकता है, वो ग्रुप से बाहर हो जाए, साफ साफ लिखा है, अगर वो चाहे तो ग्रुप से बाहर हो जाए। और 10 साल बाद अगर कोई प्रोविंस चाहे तो इवन वो ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है कि अब हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रखना, अब हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ही नहीं पसंद आ रहे हैं, तो वाइंड अप करो, या तो उसको रिप्लेस करो या हमारे ऊपर से वो कॉन्स्टिट्यूशन हटाओ, हमारे ऊपर वो लागू नहीं होता। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी तो कहीं ना कहीं ये प्रोविजन देने भी थे। मुस्लिम लीग की ग्रुपिंग की बात थी तो कहीं ना कहीं ग्रुपिंग को एक्सेप्ट भी किया गया। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ग्रुपिंग के अगेंस्ट था, क्योंकि ये सेक्शनल डिवीजन जो है या रीजनल डिवीजन है, कहीं से भी इंडिया के इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे थे, उनकी डिमांड कहीं ना कहीं सामने रखी गई। ठीक, कि प्रोविंसेस की कंसिडरेशन में चीजें रहे और आपके कंसिडरेशन में भी चीजें रहे। प्रोविंसेस हमेशा किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाध्य ना हो, ऑब्लिगेटरी ना हो, प्रोविंसेस किसी ग्रुप के अंदर हमेशा के लिए बंद के ना रहे, ऑब्लिगेशन ना हो उनके ऊपर किसी ग्रुप में रहने का, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रीडम सबको दी गई। मीनवाइल एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेम चीज, अगर आपको याद हो कि जब 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वही एक इंटरिम गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट भी चला रही थी, और जब तक फ्रेश इलेक्शंस 1951 में नहीं हुए तब तक वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करी। उसने लेजिस्लेशन भी बनाया, उसने इंप्लीमेंटेशन भी किया और उसने कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग का भी काम किया। ठीक है, सेम प्रोविजन यहां से उठाया गया। अगला जो मेजर टॉपिक है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीधे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ चुके हैं। जब भी मैं टॉपिक पढ़ता था और जब भी मैं पढ़ाता हूं,
I feel proud, I feel respect to call myself an Indian, to call myself an Indian, to be subjected to a constitution framed by a constituent assembly having composition of Indians only, who with their own expertise, knowledge, framed a constitution that helped India to survive 70 years of democracy. ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं. इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, कई सारे फैक्ट्स, कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इससे जुड़ी हुई हैं जो हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे. आज के लिए आपके पास 3 टॉपिक हैं: ऑगस्ट ऑफर के प्रपोजल्स, क्रिस मिशन के प्रपोजल्स, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स. आपका काम है इन टॉपिक्स पे दोबारा जाना, इनके फैक्ट्स को दोबारा याद करने की कोशिश करना, और अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला, अपनी पॉलिटी और हिस्ट्री, स्पेशली इस एरा की हिस्ट्री, 20th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है, उसको पॉलिटी से रिलेट करके, इंटीग्रेट करके पढ़ने की कोशिश करिए. आपका आधे से ज़्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी का काम आसान हो जाएगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो थॉट्स हैं, पॉलिटिकल थॉट्स, हिस्टोरिकल थॉट्स, सोशल थॉट्स, वो सब उभर के आएंगे. हर किसी एग्जाम में एक इंटरव्यू का कंपोनेंट होता है. जब आप इंटीग्रेट करके पढ़ने की कोशिश करते हो, वो इंटीग्रेशन ही आपकी सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डेवलप करने में हेल्प करती है. यही इंटीग्रेशन आपको हर एक एग्जाम में ज़रूरी है. तो मैं आपको फिर से बोलता हूं कि इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लेके चलेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, उसके अलग अलग प्रोविजंस के ऊपर जो डिस्कशंस हुए उन पे बात करेंगे, इसके कंपोजिशन के बात करेंगे, और कैसे इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को तैयार किया जिसने इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया फॉर कमिंग 70 ईयर्स तैयार किया, वो देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.